एवरीवन, पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक और नई वीडियो में जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आपका यह जो भी शिक्षक अभ्यर्थीगण जो आपका सीटेट जुलाई 2023 के लिए जो भी एलिजिबल हैं, जो भी अभ्यर्थीगण सीटेट जुलाई 2023 को क्रैक करना चाहते हैं या फिर इस एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं, तो इसके लिए यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि यह टोटली जो है प्रीवियस ईयर को लेकर के आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित होते हैं। जो आपका ऑनलाइन मोड में जो एग्ज़ाम हुआ है सीटेट 2022 में या 22-23 में, वो सभी प्रश्न पत्र को इस चैनल पर आपको अपलोड कर रहे हैं। जो आपका चाहे वह पेपर 1 के लिए हो या पेपर 2 के लिए, बारी बारी सबको सभी प्रीवियस ईयर को इस चैनल पर अपलोड हम कर देंगे। तो ये आपका जो आज जो आप जो देख रहे हैं ये वीडियो आपका हिंदी का आपका पेपर 1 के लिए है। जो आपका देखिए पेपर 1 रहे या पेपर 2 रहे, हिंदी जो 3 पेपर तो सब्जेक्ट कॉमन होता है। ये आपका 29/12/2022 को यह आपका ये एग्ज़ाम हुआ था जो सीटेट का। तो पेपर 1 और पेपर 2 आपको हम बता देते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में जो आपका क्या है, 2-3 सब्जेक्ट कॉमन होता है। क्या क्या? एक आपका सीडीपी और आपका सीडीपी और आपका यह क्या बोलते हैं लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, यानी हिंदी और इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट तो आपका सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे वो पेपर 1 दे रहा हो या फिर पेपर 2 दे रहा हो। 3 सब्जेक्ट कॉमन होता है और क्वेश्चन का लेवल भी उससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, सब एक ही रहता है। सिलेबस एक, पैटर्न एक, सब एक है। सीडीपी इंग्लिश और हिंदी तीनों पेपर कॉमन होता है। बस एक आपका जो आपका एक इधर आपका 1 to 5 के लिए आपका मैथमेटिक्स और ईवीएस रहता है, बाकी उधर आपका सब्जेक्ट से रहता है। तो इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है। और दूसरी बात, और इतना आप सभी जानते हैं कि 3 पेपर कॉमन है और प्रत्येक पेपर में तो 15 नंबर आपका पेडागोजी है। जो कि पेडागोजी इसका अच्छा हो गया तो 15 नंबर तो आपका ऐसे ही आपका आ जाएगा। इस तरह से आपका 90 पार हो जाएगा आपका पेडागोजी से ही। तो पेडागोजी का अच्छा से कीजिए। और हिंदी तो बहुत आसान है, आप 15 नंबर तक का जो आपका पैसेज है, एक आपका गद्यांश होता है, एक आपका काव्यांश होता है। गद्यांश आपका 9 नंबर और आपका पद्यांश से आपका काव्यांश से 6 नंबर, 915 नंबर तक आपका तो 2 पैसेज से ही हो गया। एक पैसेज आपका गद्यांश हो गया जो स्टोरी होता है, और एक होता है कविता, जो आपका दोनों मिला के आपका 915 और एक 15 नंबर का आपका पेडागोजी। तो हिंदी तो आपका आसान है, जो आप अच्छा से आप कर सकते हैं। 30/30 हिंदी में आप सभी स्टूडेंट्स या टीचरगण जो भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट का, वो सभी 30 में 30 आप लाने में आसानी से आप ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, आप सभी प्रीवियस ईयर को आप कर लेते हैं तो फिर दिक्कत नहीं। और हम इस चैनल पर प्रीवियस ईयर को ही ध्यान में रख के वीडियो अपलोड करते हैं, जो आपका बहुत ही अच्छा होगा एग्जाम में। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि 91 से क्या है, ये जो भाग जो आपका 4 है, आपका ये जो सीटेट के लिए जो पेपर 1 के लिए जो भाग 4 होता है, इसमें क्या है, हिंदी आपका है। जो लैंग्वेज 1 में जो आपका हिंदी जो रखता है उसके लिए है। और यहाँ पर 91 से लेकर 99 तक आपका जो है यहाँ पे 9 क्वेश्चन आपका इस गद्यांश को पढ़ेंगे और आपको आंसर करना है। इसके बाद फिर एक काव्यांश होता है जो 6 नंबर, तो 915 नंबर तो आसानी से आ जाएगा, पढ़ के आंसर कर लेंगे। और 15 नंबर पेडागोजी होता है, जिसको समझना है तो उसको भी आप प्रैक्टिस करते करते आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो वो भी आपका आसान हो जाए। यानी 30 में आप 28, 29, 30 भी आप ला सकते हैं आसानी से, आप केवल प्रीवियस ईयर कर लीजिए। चलिए ऑनलाइन वाला अब देखते हैं, गद्यांश को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे। ये गद्यांश है, उसको पढ़ने पर आपका 9 क्वेश्चन का आंसर करना होता है और 9 नंबर आपको मिल जाएगा। राष्ट्र ध्वज के स्वरूप से सभी परिचित हैं। इस स्वरूप के पीछे छिपे अर्थ को समझना भी जरूरी है। 3 रंगों वाले राष्ट्र ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में श्वेत और सबसे नीचे हरा रंग है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, श्वेत रंग शांति और सच्चाई का परिचायक है और हरा रंग जो है संपन्नता और खुशहाली का प्रतिनिधित्व करता है। श्वेत रंग की पट्टी पर गहरे नीले रंग का अशोक चक्र बना है। नए नियमों के अनुसार झंडे को दिन रात यानी 24 घंटे फहराया जा सकता है। पहले राष्ट्रीय ध्वज को सूर्योदय और सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता था, लेकिन अब जो नए नियम के अनुसार क्या हुआ, 24 घंटे उसको फहराया जा सकता है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया जाता है, यानी कि नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना। लेकिन जब तिरंगा ऊपर ही बांधा होता है और उसे
खोलकर पूरा फहराया जाता है तो इसे झंडा फहराना कहते हैं। नियमों के अनुसार झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। अब देखते हैं, ये आप गद्यांश को पढ़ लिए और इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपका 91 से लेकर के आपका क्या होता है 91 से 99 तक आप क्वेश्चन कर लेंगे, जो आपका 9 क्वेश्चन होता है। फिर इसके बाद एक काव्यांश होता है, जो दोनों करने से आपका 15 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। चलिए, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। 91 नंबर क्वेश्चन, नियमों के अनुसार राष्ट्र ध्वज का आकार कैसा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखें कि क्या है, आयताकार। तो नियमों के अनुसार जो है राष्ट्र ध्वज का आकार कैसा होना चाहिए, तो आपका आयताकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आप यहाँ पर ही देख रहे हैं लिखा हुआ आयताकार। तो नियमों के अनुसार राष्ट्र ध्वज कैसा होना चाहिए, तो आकार में उसका आयताकार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका, ये पैसेज का आंसर तो बहुत ही आसान इससे आप कर सकते हैं। 9 में 9 यानी 15 नंबर तो आपको पैसेज से रहता है, 15 नंबर पेडागोजी होता है। तो इस तरह से आपका 30 नंबर आप आसानी से हिंदी में आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए आप गेन कर सकते हैं। चलिए, 92 नंबर क्वेश्चन आपका है, राष्ट्र ध्वज के संबंध में बनाए गए नियमों में क्या परिवर्तन आया है। तो क्या परिवर्तन आया है, तो यह जो आपका परिवर्तन देखने को मिलता है कि वह जो है दिन रात फहराया जा सकता है, यानी वो आपका दिन रात फहराया जा सकता है। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी का मतलब क्या, यहाँ पे ये ऊपर नीचे हो गया है, डी ऊपर चला गया, नीचे सी हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा दिन रात फहराया जा सकता है। नहीं, उसके लिए ऐसा नहीं कि रात में खोल लीजिए, ऐसा कुछ नहीं, अब वो दिन रात को फहराया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ऑप्शन सी में डी की जगह सी हो गया, तो आपका नीचे वाला कोई सही करेंगे, दिन रात फहराया जा सकता है, ये आपका सही हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे पैसेज जब आपका गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपका ये चीज़ लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है, कि नए नियमों के अनुसार झंडे दिन रात यानी 24 घंटे फहराया जा सकता था। दिन रात का मतलब क्या, 24 घंटे, यानी हमेशा आप उसको फहराया हुआ ही छोड़ सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, यह क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, दिन रात फहराया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो आपका डी की जगह पर सी ही मारिएगा यहाँ इसको। चलिए, अगला प्रश्न को देखते हैं। पैसेज को पढ़ेंगे नहीं, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं, बहुत ही आसान है। राष्ट्र ध्वज में सबसे ऊपर का रंग क्या होता है। देखिए, तो राष्ट्र ध्वज में जो सबसे ऊपर का रंग जो होता है वो क्या होता है, आप अभी आप पढ़ें पैसेज को, जो सबसे ऊपर में क्या होता है आपका, सबसे ऊपर में केसरिया होता है। क्या होता है जो है राष्ट्र ध्वज में सबसे ऊपर क्या होता है, केसरिया रंग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। केसरिया रंग किसके लिए होता है, तो आप पैसेज को पढ़ेंगे, आप एक बार में पैसेज को पढ़ेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे, आपका इसका आंसर कर लेंगे। चलिए, राष्ट्र ध्वज के सबसे ऊपर में क्या होता है, केसरिया रंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, हरा रंग किसका परिचायक है। हरा रंग किसका परिचायक है, तो हरा रंग जो आपका है समृद्धि का परिचायक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, हरा रंग समृद्धि का परिचायक है। सबके बारे में पैसेज में लिखा हुआ है कि केसरिया रंग ऊपर में होता है, कौन सा रंग ऊपर होता है, कौन सा रंग बीच में होता है, कौन सा रंग नीचे होता है, कौन सा रंग किसके लिए परिचायक है, कौन सा रंग क्या बताता है, ये सभी आपका पैसेज में लिखा हुआ है, बहुत ही आसान है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 94 नंबर, ध्वजारोहण की क्या प्रक्रिया है। ध्वजारोहण की क्या प्रक्रिया है, तो ध्वजारोहण की जो है प्रक्रिया आपका क्या है, ध्वज को नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ध्वजारोहण की जो प्रक्रिया क्या है, ध्वज को नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन आपका है, सूर्योदय का संधि विच्छेद है। देखिए, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है होगा, तो सूर्योदय का जो संधि विच्छेद होगा आपका सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, क्योंकि 99 तक आपका इस जो गद्यांश होता है उससे आपका 91 से लेकर के 99 तक आपका इस गद्यांश से ही क्वेश्चन रहता है, 9 क्वेश्चन। अब देखिए, कौन सा शब्द भिन्न है, श्वेत, केसरिया और चक्र और हरा। देखिए, यहाँ पर जो है ना, यह इसमें जो आपका चक्र है यह क्या है आपका भिन्न है। क्या है, कौन सा रंग भिन्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चक्र। क्या हो जाएगा, चक्र, क्योंकि यह जो चक्र क्या है वो शब्द भिन्न है, क्योंकि ये सभी क्या है रंग है और झंडा का रंग है। झंडा में जो 3 रंग होता है, केसरिया, श्वेत और हरा, ये सभी क्या झंडा का रंग है, और जो कि चक्र क्या है वो अलग है, वो रंग नहीं है, जो चक्र क्या है वो झंडा में रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है वो अलग है। तो भिन्न पूछ रहा है, भिन्न में चक्र हो जाएगा। चलिए, क्योंकि वो रंग नहीं है, वो उसके अंदर में रहता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 98 नंबर क्वेश्चन, नियमों के अनुसार एक शब्द होगा, नियम अनुसार
नियमानुसार या फिर नियम, ये नहीं आपको शुद्ध शब्द को पहचानना है कि कौन सा सही होगा। इसका हो जाएगा 98 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर नियमानुसार, ये आपका सही है। इस तरह का लिखते हैं, ऐसा नहीं कि ये तो इस तरह नियमानुसार नहीं लिखा जाता, ये सब गलत शब्द है। लिखने में जो है ना वो अशुद्धियाँ हैं, इसमें क्या है वो अशुद्धियाँ, एरर है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्या वो ये शब्द इस तरह लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा 98 का। अब 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय में प्रयुक्त प्रत्यय। राष्ट्र में प्रत्यय जो प्रयुक्त जो प्रत्यय हुआ वो राष्ट्र में प्रत्यय के रूप में क्या प्रयोग हुआ है वो बताना है। देखिए प्रत्यय और एक आपका होता है उपसर्ग। प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, तो उसको आप जानेंगे, व्याकरण है। उसके बाद आपको ये सब क्वेश्चन को कर लेंगे आसानी से। तो जो 99 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रत्यय में जो आपका प्रयुक्त हुआ है, सॉरी राष्ट्रीय में जो प्रत्यय यूज हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, तो ये क्या है, ये देखिए प्रत्यय क्या होता है, जो बाद में जो जुड़ता है, किसी शब्द के बाद में जो जुड़ता है उसको क्या होता है प्रत्यय, और किसी शब्द के जो पहले जुड़ता है उसको क्या होता है आपका उपसर्ग। तो यहाँ प्रत्यय पूछा है, इसलिए राष्ट्रीय में प्रत्यय क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए अब जो आपका अगला है, अब यहाँ जो आप देख रहे हैं कि 100 से 105 तक आपका जो 6 क्वेश्चन होता है वो आपका काव्यांश को पढ़ने पर आता है। एक कविता रहता है, उस कविता को पढ़ेंगे। एक गद्यांश मतलब एक पैसेज पढ़ने से, एक पैसेज को पढ़ने से आपका 9 नंबर आ जाएगा, और एक कविता को पढ़ने से आपका कविता को पढ़ के आंसर देने से आपका 6 नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से 9 और 6 क्या हो गया 15 नंबर। तो आप आसानी से आप सीटेट के पेपर में आप पेपर 1 या पेपर 2 में ला सकते हैं, क्योंकि 15 नंबर आपका 2 पढ़ के आप आंसर कर सकते हैं। उसका 15 नंबर जो बचता है वो आपका पेडागोजी रहता है, जो कि वो भी आपका बहुत आसान है, जो प्रीवियस ईयर कर लेने से वो भी आपका सही हो जाता है। चलिए हो जाएगा। चलिए, और इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो प्रत्येक सब्जेक्ट का, प्रत्येक खंड का हम प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए या फिर जो भी कॉन्सेप्ट वीडियो होगा वो भी आपके चैनल पर अपलोड करेंगे। आप निश्चित होकर आप तैयारी कीजिए और जुड़े रहिए। आप सभी सीटेट में अच्छा मार्क्स से पास करेंगे, इतना तो चलिए। तो अब देखते हैं ये कविता, इस कविता को पढ़ के आपको आंसर करना होता है। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, दे देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको खींचा, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना, कुछ न करेगा क्या करेगा, रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, अर्पण कर सर्वत्र मनुज को, कष्ट कर न दुष्ट को आत्मसमर्पण, कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो इस तरह का जो इसका कविता था, इसको पढ़ने पर आपको आंसर करना होता है। अब इससे आपका 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपको बहुत ही आसान रहेगा। चलिए तो देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। कवि ने पाहन को किस संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है। पाहन जो शब्द का जो प्रयोग किया है कवि ने, उसको किस सेंस में वो प्रयोग किया गया है कवि ने। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, इसका सही हो जाएगा, मार्ग अवरुद्ध करने के लिए, मार्ग अवरुद्ध करने के लिए ऑप्शन नंबर डी। कवि ने पाहन को किस संदर्भ में प्रयोग किया गया, मार्ग अवरुद्ध करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा 100 का डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि के अनुसार क्या नहीं बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, परिश्रमी, कायर, साहसी और कोमल। तो आप कविता में आप पढ़ें कि कवि के अनुसार जो है कायर नहीं बनना चाहिए, कवि के अनुसार कायर नहीं बनना चाहिए, कायर मेहनती बनना चाहिए, मेहनती, परिश्रमी, साहसी, कोमल ये बनने के लिए कवि बोलता है, लेकिन कायर बनने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि कविता में लिखा हुआ है कि कायर मत बन। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, कवि के अनुसार कायर नहीं बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 102। किसके सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए, किसके सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका दुष्ट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दुष्ट। क्या हो जाएगा दुष्ट। किसके सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए, तो दुष्ट के सम्मुख, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। समझौतावादी जीवन व्यर्थ है, यह भाव किस पंक्ति में आया। तो अर्पण कर सर्वत्र मनुज को,
कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कुछ न करेगा क्या करेगा। ये किस पंक्ति में, ये जो आपका समझौतावादी जीवन व्यर्थ है, यह किस पंक्ति के भाव में, यह भाव जो है किस पंक्ति में आया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ले देकर जीना क्या जीना, ले देकर जीना क्या जीना। इस पंक्ति में ये जो भाव आपको दिख रहा है समझौतावादी जीवन व्यर्थ है, इसका भाव आपका इस पंक्ति में दिख रहा है, ले देकर जीना क्या जीना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन, मानवता ने तुझको सींचा पंक्ति का आशय क्या है, नहीं इसका अर्थ क्या है। मानवता ने तुझको सींचा, इस पंक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है मानवीय गुणों का पोषण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, मानवीय गुणों का पोषण। मानवता ने तुझको सींचा, ये पंक्ति का अर्थ क्या है, आज से क्या है, तो मानवीय गुणों का पोषण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कातर का अर्थ क्या है। कातर का अर्थ क्या है, यानी कातर का कातर का अर्थ क्या है अकॉर्डिंग टू इस कविता यानी पोएम के अनुसार वो कातर का क्या मीनिंग है। तो 105 का हो जाएगा आपका भयाकुल, मतलब भयाकुल। कातर मतलब क्या, डर, डर जो होता है वो शोध भयाकुल यानी भय हो जाना। कातर का मतलब होता है भयाकुल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, कातर का अर्थ भयाकुल। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन, 106 नंबर क्वेश्चन आपका है सुधा कक्षा 2 में। अब देखिए अब आपका 105 तक हो गया, यानी 15 क्वेश्चन आप कर लिए किससे, 9 नंबर आपका पैसेज से यानी गद्यांश से, और 9 नंबर आपका पोएम, 6 नंबर पोएम से जो आपके काव्यांश से। तो 9, 6, 15 नंबर आपका आ गया हिंदी का। ठीक है, ये 9 नंबर काव्यांश से जो पैसेज होता है, सॉरी गद्यांश होता है जो पैसेज से पढ़ के 9 क्वेश्चन होता है 9 नंबर, और 6 क्वेश्चन आपका काव्यांश होता है जो पोएम से। इस दोनों को पढ़ के आपको आंसर करना होता है। इस तरह से 15 नंबर आपका आसानी से आप ला सकते हैं। उसके बाद जो 15 नंबर बचेगा 106 से आपका 106 से आपका 120 तक जो जाएगा वो आपका हो जाएगा 15 नंबर, वो आपका पेडागोजी से, हिंदी पेडागोजी से, क्योंकि अब हिंदी का पेपर है। चलिए सभी में पेडागोजी 15 नंबर का होता है। चलिए सुधा कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है, वो आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि विद्यार्थी आदेशानुसार निष्पादन कर सके। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का जो है अनुसरण कर रही है। तो सुधा कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है और वह आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि विद्यार्थी आदेशानुसार निष्पादन कर सके। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा बी, समग्र भौतिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। ये जो आदेश का जो वो भाषा अधिगम का जो उपागम है वो क्या है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन, 107 नंबर क्वेश्चन आपका है ऋतु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से लिख सकें। ऋतु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से लिख सकें और शब्द रचना के जो है किन शब्दों को समझने की ज़रूरत है। तो शब्द रचना के किन शब्दों को समझने की ज़रूरत है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका संयुक्तिकरण और रूपांतरण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, संयुक्तिकरण और रूपांतरण। चलिए अगला प्रश्न है आपका 108 नंबर क्वेश्चन, 108 नंबर क्वेश्चन आपका है अनिका अपने विद्यार्थियों को या अपने शिक्षार्थियों को हमेशा यह मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखें गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ना और प्रयोग करना सीखें। इससे उसके विद्यार्थियों को किस बात में मदद मिलेगी। देखिए ये जो बात अनिका अपने शिक्षार्थियों को कहती है कि हमेशा यह मदद करती है ये कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ना व प्रयोग करना सीखें। इससे उसके विद्यार्थियों को किस बात में मदद मिलेगी। तो आपका इसका जो उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्वलन ये तो नहीं होगा। अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों से मतलब सम्मत करना पाना, ये आपका सही बात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों से संबंध कर पाना। यही तो बोल रहा है आपका यहाँ पर अनिका अपने शिक्षार्थियों को। अंग्रेजी भाषा के प्रति बने श्रेय भाई को दूर करना, यह तो गलत बात है। अंग्रेजी के शब्द संपदा याद करना गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों से संबंध कर पाना। यही वह अनिका अपने शिक्षार्थियों की हमेशा यह मदद करती है कि वह अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ना व प्रयोग करना सीखें। चलिए अगला प्रश्न आपका 109 नंबर क्वेश्चन,
109 नंबर क्वेश्चन आपका है, रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है। रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है और ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों की किस तरह से मदद कर रहा है। देखिए, रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है, ठीक बात है, और ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों को किस तरह से मदद कर रहा है। तो ये जो मदद करने का जो ये है वो किस तरह से मदद कर रहा है, तो ये जो आपका क्या हो जाएगा, संवाद लेखन दक्षता विकसित करना, ये तो गलत बात है। नाटक पढ़ने की दक्षता विकसित करना, ये भी क्या है, गलत बात है। तो इसका सही उत्तर होगा संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ना कि अभिनय के गुण को विकसित करना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी। संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना जो है वो ये जो रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है और ड्रामे का प्रयोग करके जो है रवि अपने विद्यार्थियों की तरह जो मदद कर रहा है वो किस तरह मदद कर रहा है, संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है, सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है। सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है और वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है। ड्रिल जो है ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है, तो वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है। तो भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है, तो इसका जो उत्तर होगा आपका 110 का ए हो जाएगा, संरचनात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, संरचनात्मक। अगला प्रश्न, गुर्जित भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है। गुर्जित भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है। और आगे है, आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति कौन सी है। देखिए, गुर्जित भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है, तो आपके अनुसार जो है गुर्जित के अनुसार जो है शब्द भंडार करने की सर्वोत्तम युक्ति कौन सी है, किस तरह से शब्द भंडार का सबसे अधिक कर सकते हैं, कौन सा युक्ति, इसका सही युक्ति क्या है। तो आपका विद्यार्थियों को पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करने और उनसे वाक्य बनाने के लिए कहा जाए, ये तो नहीं हो, इससे नहीं होगा। विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए, वो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 111 का हो गया। अब 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर क्वेश्चन आपका है, चॉम्स्की, ये जो मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, जो हिंदी भाषा के लिए बहुत ही ये सिद्धांत को दिया है। चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रक्रिया है। चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार्य है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अभिभावकों के प्रति समझ करना बनाना नहीं, सार्वभौमिक व्याकरण को समझना, यह आपका भी सही हो जाएगा। सार्वभौमिक व्याकरण को समझना, यह जो है चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का प्रकार है, अर्थ है, क्या है, सार्वभौमिक व्याकरण को समझना, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 113 नंबर क्वेश्चन आपका है। 113 नंबर क्वेश्चन आपका है, रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा रही है। ठीक है, रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा रही है और वह विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है। और फिर उनके नाम बताती है। तो रेखा जो है यह क्या करने का प्रयास कर रही है। देखिए, रेखा कक्षा के एक विद्यार्थी को पढ़ाती है, रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा रही है। ठीक है, तो वो विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है, जो नाम है उसको चित्र, मान लीजिए एप्पल है तो एप्पल का चित्र दिखा रहे, फिगर दिखा रहे, एप्पल को दिखा रही है और फिर उनके नाम बताती है, बाद में उसका नाम बताती है। तो रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है, तो रेखा क्या करने का प्रयास कर रहा है, तो वो रेखा जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है, विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है, वो चित्र देख कर ही वो नाम जान जाए। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन, भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। अभी तो इसका जिक्र हुआ
कि भाषा अधिगम के संदर्भ में जो भाषा अर्जन उपकरण की जो अवधारणा जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो चॉम्स्की के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अभी इसका जिक्र भी हुआ था चॉम्स्की की। भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, तो चॉम्स्की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी इसका जस्ट अभी कुछ ऊपर, थोड़ा सा ऊपर में इसका यूज हुआ था। यहाँ पे देखिए, चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या अर्थ है, इसका अर्थ क्या था, तो इसका जो अर्थ था आपका क्या था, सार्वभौमिक उपकरण, सार्वभौमिक जो है आपका व्याकरण को समझना, यह जो है चॉम्स्की के द्वारा जो प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण है क्या, सार्वभौमिक व्याकरण को समझना। तो इस तरह से आपका ये आपका चॉम्स्की जो है क्या हुआ, आपका भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण जो वो क्या जो अवधारणा देने वाला वो मनोवैज्ञानिक था चॉम्स्की। चलिए, तो 114 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 115 नंबर क्वेश्चन। 115 नंबर क्वेश्चन आपका है, नीदा अपनी कक्षा में चीता चीता कविता का पठन व गायन करवाने से पहले चीते पर चर्चा करती है। ठीक है, नीदा अपनी कक्षा में जो है चीता चीता कविता का पठन व गायन करवाता है और फिर पहले चीते पर चर्चा करती है। और नीदा क्या करने की कोशिश कर रही है, इस तरह जो कर रहा है कि उसको चीता चीता जो कविता है उसको कविता का जो पठन या गायन करवाने से पहले वो चीते पर चर्चा करती है। तो इससे वो क्या करना चाह रही है, वो जो नीदा है, वो जो शिक्षिका है वो तो वो क्या करना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है, हाँ, तो अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बता रही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 116 नंबर क्वेश्चन। 116 नंबर क्वेश्चन आपका प्रतिस्थापन सूची, प्रतिस्थापन जिसको विकल्प बोलते हैं, प्रतिस्थापन सूची किसके शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है, प्रतिस्थापन सूची किसके शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका व्याकरण। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा व्याकरण। प्रतिस्थापन सूची किसके शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है, व्याकरण। व्याकरण के शिक्षण में जो है प्रतिस्थापन सूची जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जोसेफ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों जो कि पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, देखिए जोसेफ प्रथम पीढ़ी के जो शिक्षार्थी है जो कि पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वो अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करता है, जो है वो द्विभाषिक नहीं दो भाषा वाला शब्द का प्रयोग कर रहा है। तो वह जो है आपका किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है, वो किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि वो केवल अंग्रेजी बोलेगा तो फिर वहाँ पर भी क्या है समस्या हो सकता है, क्योंकि अंग्रेजी तो सभी बच्चा समझ नहीं पाएगा, इसलिए वो द्विभाषिक का अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिलाकर वो भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो वह जो है किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का, मौन विधि या व्याकरण अनुवाद विधि या फिर परामर्श कोश। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 17 का 117 का बी हो जाएगा, व्याकरण अनुवाद। क्या हो जाएगा, व्याकरण अनुवाद का जो सिद्धांत है उसी का प्रयोग कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका सही हो जाएगा, व्याकरण अनुवाद विधि। अगला प्रश्न को देखते हैं। इस तरह से आपका 117 नंबर क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन 118, रोमी कक्षा 3 को पढ़ाती है। ठीक है, रोमी एक शिक्षिका है जो कक्षा 3 को पढ़ाती है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उसके विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सके। देखिए रोमी कक्षा 3 में पढ़ाती है, तो वो उसको पाठ्य पुस्तक में दिए गए जो नाटक है उसके शिक्षण के समय रोमी को किस बात पर ध्यान देना चाहिए या किस विधि पर इस्तेमाल करना चाहिए उसको कराते समय, जिससे कि उसके विद्यार्थी नाटक का आनंद भरपूर अच्छा से ले सके। चलिए, तो इसका जो इस तरह का जो है वो पेडागोजी का बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पेडागोजी का कॉन्सेप्ट आप जान गए हैं तो फिर आपको बहुत ही आसान हो जाएगा प्रत्येक पेपर को समझना, क्योंकि सभी पेपर में प्रत्येक खंड में पेडागोजी आपका बहुत बड़ा भूमिका में है, क्योंकि हर एक सेक्शन में 15 नंबर आपको पेडागोजी से ही रहता है, जो कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। आपको अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना होगा, समझते हुए करना होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 118 का बी हो जाएगा, भूमिका निर्वाह। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 118 का बी, भूमिका निर्वाह। रोमी कक्षा 3 को पढ़ाती है, तो पाठ्य पुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमी किस विधि का इस्तेमाल करना चाहेंगे जिससे कि वह विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सके, तो भूमिका निर्वाह। भूमिका निर्वाह ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन। 119 नंबर क्वेश्चन आपका सरसरी
तौर पर पठन व बारीकी से पठन किसके उपकौशल है? देखिए, सरसरी तौर पर पठन या फिर बारीकी से पठन किसके उपकौशल है? श्रवण, पठन, वाचन या फिर लेखन। तो सरसरी निगाह से जो पढ़ता है, यानी स्पीड से जो पढ़ के पार हो जाता है, या फिर पठन को, या फिर बारीकी मतलब बहुत ध्यान से, तो वो किसके उपकौशल है? तो इस तरह का जो है आपका, वो क्या है आपका? पठन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पठन किसका उपकौशल है? पठन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सरसरी तौर पर पठन या फिर बारीकी से पठन, तो वो किसके उपकौशल है? तो पठन के। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पठन में ही आपका पठन छिपा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए, इस सेट का आपका हिंदी का जो लास्ट, हिंदी में जो 30 क्वेश्चन आता है, इसका लास्ट क्वेश्चन है 120 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि लेखन कौशल त्रुटि नहीं है? क्या बोल रहा है? कौन सी त्रुटि लेखन, कौन सी जो निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि लेखन कौशल, त्रुटि लेखन कौशल त्रुटि नहीं है? क्या है? त्रुटि नहीं है। तो अशुद्धियाँ जो है वो नहीं है। तो पत्र का गलत प्रारूप, पत्र का गलत प्रारूप, या फिर विराम चिन्ह की त्रुटियाँ, या फिर स्वर शैली जिसको लहजा बोलते हैं की त्रुटि, या फिर वर्तनी की त्रुटि, किस तरह का त्रुटि जो है कौशल त्रुटि नहीं है? किस तरह का त्रुटि लेखन का जो किस त्रुटि को कौशल त्रुटि नहीं माना जाता है, यह कौशल त्रुटि के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 120 का सी हो जाएगा, स्वर शैली की त्रुटि। स्वर शैली का त्रुटि जो है वह, इसको लहजा बोलते हैं, वह जो है आपका, तो इस तरह का जो त्रुटि है वह लेखन कौशल त्रुटि में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो त्रुटि लेखन में कौन नहीं आता है? किस तरह का कौशल त्रुटि नहीं आता है? तो आपका स्वर शैली की जो त्रुटि है, स्वर शैली की जो त्रुटि है वह आपका, स्वर शैली की त्रुटि जो है वह लेखन कौशल त्रुटि में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो भाषा 1 जो था, लैंग्वेज 1 में जो आपका हिंदी है, चाहे वो पेपर 1 रहे चाहे पेपर 2, इसके जो 30 क्वेश्चन था जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो आपका प्रीवियस ईयर से लिया गया था, और ये आपका 29/12/2022 में जो हुआ था सीटेट का परीक्षा, उसी से हुआ लिया गया है, और सभी महत्वपूर्ण था। और इस तरह से आपका और भी सेट को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहेंगे, और सभी वीडियो को आप बारी बारी से देखिए जितना भी चैनल पर अपलोडेड है। और आपका निश्चित रहिए कि सीटेट जो 2000 जुलाई में जो आप एग्जाम देने वाले, इसमें आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा, क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर को और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो फिर आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।